तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लेकर आ गए हैं चैप्टर 5 का पार्ट 4। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण डेरिवेशन बच्चों होता है ये। ठीक है, परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है और बड़ा थोड़ा लेंथी रहेगा। तो कुछ पोर्शन थ्योरेटिकल है, वो मैंने मेंशन कर दिया, लिख दिया, जैसे ज़्यादा लॉन्ग ना हो। और बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तो थोड़ा बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो कोशिश करिए समझने की। तो देखो बेटा, माना धातु के तार की लंबाई L है, तो तार ले लिया, इसकी लंबाई L है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। इसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, A है। जब इसके सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसमें आई धारा बहने लगती है। भाई तार को बैटरी से जोड़ेंगे तो धारा बहने लग जाएगी। यदि तार के प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, अगर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, तब प्रवाहित धारा I बराबर NA vd होगी। तो बेटा आप ये तो जानते ही हैं, I बराबर NA vd रिलेशन में निकाला था। अब तुम ये कैसे लिखोगे, ये कैसे याद करोगे? तो आप I बराबर NA vd याद रखो। आप ये कह दोगे कि माना तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, ठीक है, उनका वेग vd है। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, पूरी बातें यहाँ लिख देंगे। तो हमने कहा इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी? I बराबर NA vd। और जब धारा प्रवाहित होगी तो इस पर वैद्युत क्षेत्र होगा। अब ये बेटा वैद्युत क्षेत्र तब तार के प्रत्येक बिंदु पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र या लगने वाला क्या कहें वैद्युत क्षेत्र, प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर, अब बच्चों आपको E बराबर V/D, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने पढ़ाया है चौथे चैप्टर में। E बराबर V/D होता है। तो बेटा ये इसके सिरों के बीच का विभव V हो जाएगा और ये लंबाई की D की जगह पे L लग जाएगा, तो E बराबर V/L हो जाएगा। ठीक है, अब इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल आरोपित होगा, क्योंकि भाई वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी आवेशित कण पर बल लगता है तो इलेक्ट्रॉन पर भी लगेगा। तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल और बल का फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, ये आपने पढ़ा है फॉर्मूला। तो यहाँ से F निकालते हैं, F बराबर EQ हो जाता है बच्चों। तो किसी आवेशित कण पर जो बल निकालेंगे F बराबर E/Q आवेश हो जाएगा। तो यहाँ पे F बराबर E वैद्युत क्षेत्र है और Q क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो F बराबर E स्मॉल ई। ठीक है, ये हो जाएगा बल। अब बच्चों E का मान इसमें रख दो नाउ, तो इसे E का मान रख देंगे तो बेटा ये हो जाएगा F बराबर E की जगह पे V/E ये L हो जाएगा, है ना। अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं vd वेग से, तो इस पे बल भी लग रहा है। और जब कोई वस्तु गति कर रही है, गतिमान वस्तु पर जब बल लगता है तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा। भाई कोई वस्तु गति कर रही है, उस पर वेग लगे, और किसी वेग से गति कर रही है, उस पर आप बल लगा दें, धक्का लगा दें, तो वेग में परिवर्तन होगा। और वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो बच्चों इस बल के कारण त्वरण उत्पन्न होगा। तो हम ये कहें कि यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग द्रव्यमान, मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? m है, क्या कहें m हो, तब बच्चों इस पर उत्पन्न त्वरण, जो त्वरण है वो क्या होगा? उत्पन्न त्वरण A बराबर F/m, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों F बराबर m/a होता है। F बराबर क्या होता है? m/a। तो यहाँ से त्वरण का रिलेशन निकालते हैं तो F/m आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से A बराबर F/m, F का मान यहाँ से रख दीजिए। तो बच्चों F का मान रखने पर
तो बेटा f का मान जब रखेंगे तो ये जो वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे तो a बराबर हो जाएगा, f की वैल्यू क्या है वी ई अपॉन एल अपॉन एम, तो एल एम के नीचे आ जाएगा, है ना, यहाँ लिख देता हूँ। तो a बराबर f की वैल्यू है v इंटू ई अपॉन एल और नीचे लिखा है m, तो ऊपर वाली संख्या बट्टे में तो ये यहाँ आ जाएगा। तो a बराबर v इंटू ई अपॉन एम एल, ये समीकरण बना दो सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। अब देखो कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन समझो यहाँ से, ये अब त्वरण निकल आया, बस अब क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉनों में त्वरण उत्पन्न हो गया। अब यहाँ से देखो बेटा, तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन जब धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं तो धनायन से टकराने के पश्चात वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में उनका वेग बढ़ जाता है। बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन जब धनायनों से बार बार टकराते हैं तो धनायनों से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन का वेग वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है। यदि इलेक्ट्रॉन की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों, और आप जानते हैं कि भाई जो परमाणु होते हैं परमाणु के बीच में खाली गैप होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराया और फिर यहाँ टकराया, तो एक टक्कर ये और एक टक्कर ये, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय श्रांतिकाल कहलाता है। तो दो टक्करों के बीच लगा समय टाउ हो, ठीक है, हमने कहा यदि इलेक्ट्रॉन की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय टाउ हो तब इलेक्ट्रॉन के वेग में ए टाउ की वृद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब, क्योंकि ए बराबर होता है वी अपॉन टी, इस वाले फॉर्मूले से ए बराबर वी अपॉन समय क्या है टाउ, तो वेग में वृद्धि यानी बी बराबर ए इंटू टाउ, ये वाली वृद्धि हो जाएगी, है ना। हमने कहा टक्करों के बीच समय टाउ है तो इलेक्ट्रॉन के वेग में ए टाउ की वृद्धि हो जाएगी, यानी जो बी है वो ए इंटू टाउ ये बढ़ जाएगा, क्योंकि त्वरण ए है ऑलरेडी और टाउ समय है, तो वी बराबर ए इंटू टाउ हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब देखो कुछ बातें और यहाँ से, अब इसके बाद में खत्म हो जाएगा, फिर बहुत ही सिंपल रह जाएगा। यदि किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का ऊष्म वेग u1 है, यानी ऊष्म वेग से मतलब है कि बच्चों जब ये कोई परमाणु, बहुत सारे कोई पदार्थ है और उस पदार्थ में बहुत सारे परमाणु और इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे टकरा रहे हैं, तो ये इनका ऊष्म वेग होता है, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन का ऊष्म वेग अगर u1 है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद उसके जो है उसके वेग में वृद्धि, तो पहले क्या है u1 है और वेग में वृद्धि, अच्छा वेग बढ़ के आ रहा है a इंटू टाउ, तो वेग में वृद्धि हो जाएगी a इंटू टाउ और 1, वेग u1 है तो ये टक्कर एक टाउ 1 मान ली हमने। तो इसका जो है वेग में किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का उसमें u1, तो इसके वेग में वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इसके वेग में वृद्धि, ये u1 उसका वैद्युत पहले प्रारंभिक वेग था, वृद्धि हो रही है a इंटू टाउ 1 की, तो पूरा वेग हो जाएगा u1 प्लस a टाउ 1, ठीक है। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों के वेग u2 प्लस a टाउ 2, u3 प्लस a टाउ 3, ऐसे डैश un प्लस a टाउ n हो जाएंगे, ओके। अब बच्चों n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही, यानी जो औसत ऊष्मीय वेग ही, ये ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो औसत ऊष्मीय वेग है ये वाला, ये जो इनका औसत निकाल लेंगे वही क्या निकलेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होता है। तब कह सकते हैं अनुगमन वेग Vd बराबर, इनका औसत वेग निकाल लो, u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 प्लस u2 प्लस a टाउ u3 इंटू a टाउ 3 प्लस ऐसे ही डैश un प्लस a टाउ n, ठीक है। अब संख्या क्या है इलेक्ट्रॉनों की, वो है n, तो नीचे लगा दो n, ठीक है। अब इसमें से बच्चों हम क्या कॉमन ले सकते हैं, Vd बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश un कॉमन ले लो और बटे में n, ये जब इन सब के नीचे तो इनके नीचे भी है, इसके नीचे भी आएगा ये, और यहाँ से बचेगा क्या, a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस a टाउ 3 प्लस डैश a टाउ n, ये बच जाएगा और भाग में नीचे n बच जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों का, सभी इलेक्ट्रॉनों का, या कहें इलेक्ट्रॉनों का
औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं। औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है, वेग शून्य होता है। तब मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश un अपॉन n बराबर 0। तो इसकी जगह आ जाएगा 0। तो बेटा Vd बराबर आ जाएगा आपका a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस a टाउ 3 प्लस डैश a टाउ n अपॉन n। ठीक है। अच्छा अब बेटा यहाँ से a कॉमन ले लो, तो Vd बराबर a कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश टाउ n और नीचे भाग में आ जाएगा n। ठीक है। यदि सभी इलेक्ट्रॉनों का सरांतकाल टाउ हो, ठीक है, यदि सभी इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल क्या हो, टाउ, श्रांतिकाल टाउ हो, तब बच्चों Vd बराबर क्या हो जाएगा a इंटू टाउ। तब Vd बराबर a इंटू टाउ हो जाएगा। तब Vd बराबर a इंटू टाउ। ठीक है। a का मान समीकरण सेकंड से यहां रख दो, समीकरण सेकंड से a का मान रखने पर, तो बच्चों a का मान रखेंगे समीकरण सेकंड में a का मान क्या है बच्चों, देखो ये है आपका a बराबर VE अपॉन ml। तो ये हो जाएगा बेटा Vd बराबर VE अपॉन ml इंटू टाउ। ठीक है। अच्छा अब समीकरण फर्स्ट में Vd का मान रख दो, Vd का मान रखने पर, और समीकरण फर्स्ट था I बराबर n ये Vd, तो I बराबर n e a, यहाँ Vd होता है, Vd की जगह पे ये लिख दो V इंटू कैपिटल V है, V इंटू ई अपॉन m इंटू एल इंटू टाउ। ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा I बराबर n इंटू ई स्क्वायर और a इंटू वी इंटू टाउ अपॉन ml यहाँ पहुंचा दो m इंटू एल, और बचा क्या यहाँ पे n इंटू ई स्क्वायर a इंटू वी इंटू टाउ, और I यहाँ ले आओ इसके नीचे, और बाकी v छोड़ो यहाँ पर, बाकी n ई स्क्वायर a इंटू टाउ भाग में पहुंचा दो, तो m इंटू एल अपॉन n ई स्क्वायर a इंटू टाउ बराबर हो जाएगा v अपॉन आई। ये पूरा क्या होता है बच्चों कांस्टेंट, यहाँ पे यहाँ ml अपॉन n ई स्क्वायर ए टाउ, ml अपॉन n ई स्क्वायर इंटू ए टाउ एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इसे R से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा R, तब R बराबर B अपॉन आई। और बच्चों यही ओम का नियम है, यही क्या है ओम का नियम। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।